मुझे हमेशा लगा कि पॉलिटिक्स जो है वो कुछ बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसमें इंटरवीन करने का मेरे लिए एक जरिया है। देखिए जब मैं मास्टर्स कर रही थी टिस से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ जाने का भी वजह निर्भया मूवमेंट ही था जिसमें मैं हिस्सा ली थी यहाँ पे। बहुत ही और उस समय मैं जिस तरह से जेंडर के सवालों पे मैं देख रही थी कि किस तरह से लोगों की सोच बहुत ही स्टीरियोटिपिकल, बहुत बड़े बड़े नेता जिस तरह के बयान दे रहे थे उस वक्त, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि हाँ, मैं मूवमेंट की तो पार्ट थी लेकिन मुझे एकेडमिकली भी जेंडर को समझने की इच्छा थी। 2011 10 से 11 से मैं इस पॉलिटिक्स में हूँ। और अभी जो आपने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अगर आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, उनके खिलाफ कितना कितना रोष है लोगों का। जी देखिए, मैं अभी भी जब भी कहीं भी रही, हैदराबाद में जब मैं टिस में थी उस समय में भी रोहित वेमुला वाला इशू हुआ था, मैं उसमें भी खड़ी थी। कभी आप सुने कि मैं बीजेपी में आ गई हूँ या इसमें आई हूँ, तो उस दिन आप समझिएगा कि मेरा जो वैचारिक पतन हो चुका है। एक लड़की जो गोरकी पढ़ती है, मनु भंडारी की महाभोज जैसे नाटकों में काम करती है, और जब निर्भया कांड होता है तो उस दौरान भी उस रेप कांड के विरोध में कई सारे नाटकों में भाग लेती है। लेकिन वो लड़की अब राजनीति की पथरीली सड़कों पर उतर पड़ी है, राजनीति के उस मुकाम में जहाँ पर कहा जाता है कि ये बड़े दिग्गजों का काम है, लेकिन राजनीति की उन सड़कों पर वो कैसे सफल होंगी, क्या नाटक से उनका जो ट्रांजिशन है, एकेडमिक लाइफ से जो ट्रांजिशन है राजनीति में, वो कितना सफल होगा, वो हम बात करेंगे दिव्या गौतम से। जो दिव्या गौतम का एक बहुत ही एकेडमिक लाइफ रहा है। आपने टाटा सोशल साइंस से मास्टर किया है, आपने बीपीएससी भी क्रैक किया। अक्सर हाँ, मैं जब किसी वैसे लोगों से मिलता हूँ कि जिन्होंने आईआईटी भी किया है क्रैक, आईएम भी किया है, और फाइनली यूपीएससी भी उन्होंने क्रैक करके उन दोनों डिग्रियों को छोड़ दिया, तो मैं कहता हूँ कि आपने तो ढेर सारी डिग्री बर्बाद कर दी। आईआईटी भी क्रैक करके आईआईटी की डिग्री बर्बाद कर दी, आईएम भी आपने नहीं किया, किसी मैनेजमेंट में बड़े टॉप प्रोफेशनल होते, अब आप यूपीएससी में ब्यूरोक्रेट बन गए हैं। तो वैसे ही आप बीपीएससी क्रैक करने के बाद फिर पढ़ाने लगी और फिर पॉलिटिक्स में आ गई, तो बहुत सारी डिग्री को आपने बर्बाद किया। डिग्री पॉलिटिक्स में डिग्री तो एक एकेडमिक जो आपका सेटिस्फैक्शन है उसके लिए भी होता है। और मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाई की, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करनी हो या बच्चों के बीच पढ़ाना हो, जर्नलिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल मीडिया, थिएटर, फिल्म, इससे मेरी जो समझ है समाज के बारे में, अपने इस जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ बिहार के बारे में, वो बेहतर बनी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो पढ़ाई है कभी बर्बाद होती है। ये मेरी माँ भी कहा करती थी। मुझे मेरी माँ क्या बहुत कहती थी? हाँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यहाँ पे बहुत एक्टिव रही, नाटक भी करती थी। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था उस समय में, ये जो टीएसएस का रिज़ल्ट आया, आईएमसी और इन जगहों का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें हो गया, और मेरी इच्छा नहीं थी जाने की। मुझे लग रहा था कि कितना अच्छा मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, यहीं पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लूँगी। यहाँ पढ़ाई की हालत उन्होंने देखी, मतलब मैं जब यहाँ पटना कॉलेज में थी तो वो देखती थी कि यहाँ कोई पढ़ाई जो है, कोई एक क्वालिटी जो होने चाहिए वो तो मिलता और नहीं 3 है। साल का कोर्स कई बार 5 साल में भी हो जाता था। यहाँ पे वही मैं 5 साल में, और जो वोकेशनल कोर्स जो यहाँ बिल्कुल। पे चलते हैं वो बस उगाही करने का एक ज़रिया है ना। वहाँ पे कैमरा ना एक न्यूज़पेपर तक नहीं आता था। तो इन चीज़ों को लेकर के जब आप जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी यहाँ यहाँ पे। पे पटना कॉलेज में जब मैं बैचलर्स कर रही थी तो इन चीज़ों के लिए मुझे लड़ते हुए वो देखती थी। तो उनको उनकी इच्छा थी कि अगर मेरे इतने अच्छे जगह पे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है और यहाँ पे कोई क्वालिटी उस तरह का है नहीं, तो उनका यही कहना था कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए और उसके बाद आप
आपको अगर राजनीति में आना है तो वो आप पढ़ाई करके आएंगी तो बेहतर होगा। अच्छा, मुझे मतलब बहुत समझाया उन्होंने। राजनीति का कीड़ा पहले से ही मतलब था दिमाग में। मैं उसको कीड़ा तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ भी लगता था कि जिस भी स्पेस पे, अपने पर्सनल स्पेस पे भी, जो यूनिवर्सिटी जहाँ भी मैं रही, उस जगह पे मुझे जब भी लगा कि वहाँ पे किसी किन्हीं चीज़ों के ऊपर बोलने की ज़रूरत है, कोई इनजस्टिस है, तो मेरे अंदर ऐसा है कि मैं चुप नहीं बैठ पाती हूँ। तो ये चीज़ कॉलेज में रह रहे थे, कॉलेज में थे तो बहुत सारी चीज़ें इस सब तरह की फीस बढ़ जाने से बहुत सारे जो गरीब जो स्टूडेंट्स थे, जो गांव से यहाँ पटना पढ़ने के लिए आते थे, उनके पिताजी को क्या लगता था कि मैं 50,000 60,000 जो इसमें दे रहा हूँ, जबकि सरकारी कॉलेज में भी वोकेशनल कोर्सेज में इतने फीस दे करके वो सोचते थे कि वहाँ से गांव जब लौटेगा मेरा बेटा तो बहुत बड़ा पत्रकार बन के लौटेगा, कुछ अच्छी नौकरियां लेके लौटेगा, और 3 साल की डिग्री के बाद वो कहीं नहीं थे। तो इन चीज़ों को देख करके मुझे हमेशा लगा कि पॉलिटिक्स जो है वो कुछ बनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसमें इंटरवीन करने का मेरे लिए एक जरिया है। एक मैंने ये भी पढ़ा कि आप और चूंकि एक परिचय मैं देना भूल गया था कि सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बिहार जैसे जिसको कहते हैं कि बीमारू राज्य एक समय में कहा जाता था बिहार को, वहाँ से निकलकर बॉलीवुड में उन्होंने एक पहचान बनाई। ये एक बड़ी बात है क्योंकि बिहार जैसे स्टेट से बॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले बहुत गिने चुने एक्टर हैं। तो दिव्या उनकी बहन है। आप लोगों ने एक्टिंग या थिएटर वगैरह साथ करना शुरू किया क्योंकि सुशांत आपसे छोटे थे। नहीं, वो हमसे बड़े थे। अच्छा, वो आपसे बड़े थे। जी। तो आप लोगों ने एक्टिंग थिएटर वगैरह साथ में शुरू किया, कुछ प्ले साथ में किए थे? नहीं नहीं, वो भैया मेरे से बहुत बड़े थे, और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी वो मतलब आई वाज इन 6th जब वो 12th के लिए वो दिल्ली चले गए थे। अच्छा। तो हम लोगों ने साथ कोई काम नहीं अच्छा, किया, प्ले साथ में किए। लेकिन एक दूसरे के काम के बारे में तो जानते रहते थे। तो जब मैं कॉलेज में गई तो उस समय वो पवित्र रिश्ता करते थे, और उनसे पहले भी वो थिएटर और डांस इन सब एकेडमीज में रहे। तो मेरी इच्छा तो थी मतलब इस प्लेटफॉर्म को, एक आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करने का। तो मुझे मौका मिला वहाँ, जब मैं कॉलेज गई तो जो हिरावल ग्रुप है और भी जो थिएटर ग्रुप्स थे तो वो लोग बहुत एक्टिव थे, तो मैं उससे जुड़ के कुछ इस तरह का मेरे अंदर में नहीं था कि मैं इसमें करियर बनाऊं, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है उससे बहुत सारी जो सीरियस इश्यूज है उसको बहुत ही लोगों की भाषा में उनको समझाया जा सकता है। तो इस वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, और मैं सीखना चाह रही थी। और अभी भी मैं कॉलेज में पढ़ाते हुए भी मैं थिएटर करती रहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक हैमलेट के ऊपर काम हो रहा था, मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर साथ काम कर रही थी परवेज़ अख्तर सर के साथ। तो ये मेरा एक आप कह सकते हैं पैशन उस समय से था, और मुझे लगा कि ये एक तरीका है जिससे आप बहुत ही सीरियस बातें, लोगों की भाषा में पहुंचा सकते हैं। तो एक्टिंग का जो करियर जिसको कहते हैं थिएटर करते हुए जब सुशांत बॉलीवुड में बड़े पर्दे पे पहुंच गए और उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, तो आपको नहीं लगा कि एक बार भैया से पूछूं कि भाई मेरे लिए भी कुछ दरवाजे खोलो, मैं भी एक्टिंग में आना चाहती हूँ, फिल्मों में आना चाहती हूँ? ऐसे हमारे घर में ये चीज़ें कभी रही नहीं कि वो भी जब वहाँ गए तो कोई नहीं था हमारे घर से, कोई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे कोई जा सकता है। तो वो अपनी मेहनत से गए, और वो हमेशा बोलते थे कुछ भी चीज़ अपने जीवन में करना है तो अपनी मेहनत से करना चाहिए। और ऑब्वियसली मुझे उनको भी खुशी होती थी कि मैं यहाँ पे थिएटर करती हूँ, और मेरे अंदर में ऐसी कोई एक बड़ा इस तरह का ड्रीम नहीं था कि मैं थिएटर करूँ। हाँ, पॉलिटिक्स को लेकर के था, एकेडमिक्स को लेकर के था, लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन वैसे हम सोच नहीं पा रहे थे। शायद जो उस समय में जो एक एक्टर का जो जिस तरह का इमेज, मॉडल वाला इमेज होता है, तो मुझे लगता था मैं उसमें फिट नहीं बैठती हूँ और मैंने कभी वो सोचा नहीं कि वो प्रोफेशनल जो बॉम्बे जाके एक्टिंग मुझे करनी है।
ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कभी। आया नहीं जी। और ये चीज़ कभी उन्होंने कभी ऐसा ये भी नहीं आया मन में कि हम इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में तो आई नहीं। ना ही उन्होंने कभी ऐसा ये कहा कि हम चले गए हैं तो हम और लोगों को ले जाएंगे। सब अपनी अपनी मेहनत से जिस स्पेस पे था, वी वर हैप्पी विद दैट। तो आपने जब एकेडमिक की बात करें कि सोशल साइंस से आपने मास्टर किया और उसके बाद फिर आप एकेडमिक्स में आ गई या फिर आपने बीपीएससी क्रैक किया, किस तरह से? देखिए जब मैं मास्टर्स कर रही थी टेस्ट से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ जाने का भी वजह निर्भया मूवमेंट ही था जिसमें मैं हिस्सा ली थी यहाँ पे। बहुत ही और उस समय मैं जिस तरह से जेंडर के सवालों पे मैं देख रही थी कि किस तरह से लोगों की सोच बहुत ही स्टीरियोटिपिकल, बहुत बड़े बड़े नेता जिस तरह के बयान दे रहे थे उस वक्त, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि हाँ मैं मूवमेंट की तो पार्ट थी लेकिन मुझे एकेडमिकली भी जेंडर को समझने की इच्छा थी। तो मास कम्युनिकेशन तो मैं कर ही रही थी, तो उसके बाद मैंने जेंडर स्टडीज़ में फॉर्म भरा था, तो वहाँ पे मास्टर्स में टेस्ट से की और उससे मुझे एकेडमिकली भी जेंडर मूवमेंट क्या होता है ना कि एकेडमिक्स और जो मूवमेंट है उसको अलग करके जो रखा जाता है वो एक होलसम आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। तो दोनों चीज़ों में आपकी समझ होनी चाहिए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, होलसम अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उसी समय में ऑफ़र आया मुझे झारखंड में काम करने के लिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, पटना में तो मुझे आज ना कल वापस वहाँ जाना ही है, तो अगर मुझे ऑफ़र हो रहा है और महिलाओं को मेरे घर में कोई मेरे से पहले मुझे याद नहीं होंगे कि कोई महिला जो है वो काम कर रही हो, प्रोफेशनली काम कर रही हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मेरी माँ के लिए भी। वो हमेशा कहा करती थी कि अपने पैसे कमाने की बात अलग होती है। तो आप पैरों पे खड़ी हो गई हाँ, कुल मिला के। और एक तो काम अपने पसंद का कि आप ट्राइबल एरियाज़ में उनके साथ मिल करके, मैं खूंटी, चाईबासा, इन जगहों पे मैं काम कर रही थी, ग्राउंड पे काम कर रही थी और मुझे उस काम के लिए पैसे भी मिल रहे थे। तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही एम्पावर्ड मैं फील कर रही थी। 1 साल तक मैं काम कर ही रही थी कि मेरी माँ का देहांत हो गया और मुझे अचानक से मुझे वापस पटना आना पड़ा। तो उस वक्त चीज़ें बहुत बदल गई कि अब क्या, अब तो 2 छोटी बहनें हैं, पिताजी हैं और पिताजी भी बहुत ये अनएक्सपेक्टेड था, 1-2 साल में वो रिटायर होने वाले थे। इतने दिनों से अलग अलग मेरी पढ़ाई, हम लोगों की पढ़ाई के लिए पिताजी के ट्रांसफ़र अलग अलग जगह हो रहे थे और हम तीनों बहनें और माँ एक साथ यहाँ रहते थे पढ़ाई के लिए। तो वो लोग भी सोचे होंगे कि एक बार रिटायर होंगे, साथ रहेंगे, और उससे पहले बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारी फैमिली के लिए। तो फिर मैं सोची कि अब मैं भी बहुत परेशान रहने लगी, तो मुझे लगा कि क्या चीज़ ऐसा किया जाए जिससे मेरा मन भी स्टेबिलिटी और थोड़ी सी मन भी थोड़ा स्टेबल हो, माँ को भी एक अच्छी तरह से याद कर सके। तो मेरे जहन में ये बात आई कि माँ हमेशा कहा करती थी कि शादी हो गई, हम ना मुझे बहुत मन था कि मैं दरोगा बनूं। अच्छा, माँ दरोगा बनाना चाहती थी। वहाँ तक वो सोचती थी क्योंकि उनके घर में गांव में कोई दरोगा आते थे तो लोग उनका खूब रिस्पेक्ट करते थे, खूब प्यार करते थे। बिहार में ये मैंने अक्सर जो लड़के तैयारी करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो, तो कहते हैं दरोगा बनना चाहते हैं। जी जी। क्योंकि गांव में रौब होता है दरोगा का। शायद वही देखी होंगी वो गांव में, मेरी माँ तो गांव से ही थी, तो वो बोलती थी मुझे बहुत मन था लेकिन शादी हो गई, तुम लोग बच्चे हो गए, तो मैं नहीं कर पाई। तो उस समय में मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम अपने आप को स्टेबल कर सकें और काम कर सकें। तो आई फेल्ट लाइक कि बीपीएससी की मैं तैयारी कर लेती हूँ, शायद उससे क्या होगा कि एक माँ को भी मैं एक ट्रिब्यूट दे पाऊँ जो वो नहीं कर पाई हमारे जन्म के वजह से। तो अब मैं दरोगा बन के दरोगा बनने की हिम्मत तो मेरे अंदर थी नहीं कि मेरा वैसा वो भी नहीं था, उसमें बहुत मेहनत है, दौड़ लगाना और ये लगाना। तो मुझे लगा मेरे लिए क्या हो सकता है, तो मुझे लगा कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो हैं मैं पढ़ के भी आई हूँ अलग अलग जगह से, हमें कर सकती हूँ।
तो 1 साल की तैयारी वो भूलने के लिए भी कि, और घर घर का जो माहौल था उस समय में, घर को लेके भी चलना है ना, और उसमें झोंकने से मेरा जो दिमाग है उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होके डिस्ट्रैक्ट हुआ, और मैं एकदम ही कॉन्सेंट्रेट होकर के वो करने लगी, और एक एक जो ड्राइविंग फोर्स है कि हाँ उनको मन था इसलिए करना है। हम्म, तो 1 साल की तैयारी ही मैं की, और मैंने एक बार ही एग्ज़ाम दिए थे। उस एग्ज़ाम को मैं, और उस एग्ज़ाम के का वेट करते करते बहुत दिन हो रहा था। तो फिर मुझे ये भी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि अगर मैं, इतने दिन हो रहे हैं, सुनने में आता था कि एग्ज़ाम शुरू हुए 5 साल 6 साल बाद। बिल्कुल रिजल्ट ही तो लेट। उस समय से मैं जीविका में भी यहाँ पे काम की। उसके बाद पटना वुमेंस कॉलेज में नेट मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो वहाँ से इंटरव्यू दिया, तो वहाँ से मुझे कॉल आया। ये सब इंतज़ार पीरियड में ही हो रहा था, वेटिंग बैचलर टाइम में वो जो प्राइमरी प्रीलिम, और ये। तो मैं जब पढ़ाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा स्टूडेंट्स के बीच में रहना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स सबके साथ भी मैं काम करके देख रही थी, वो ज़िंदगी भी मैं देख ली थी, झारखंड में भी, झारखंड में बिहार में भी। और इसी बीच मेरे भाई के का भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग पीरियड था। तो इस बीच में मुझे लगा कि सबसे बेस्ट जो मुझे खुशी किस चीज़ में मिलती है, लोगों के बीच रहने में, स्टूडेंट्स के बीच रहने में, और वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और जैसे ही रिजल्ट आया तो वो लोग एकदम दुखी कि मैम अब तो आप चली जाएंगी। तो मैं भी सोच रही थी कि यार इतना अच्छा काम मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मैं फिल्म स्टडीज़ में मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई भी कर दिया था, वहाँ से भी मुझे मेरी पीएचडी शुरू हो गई बिट्स पिलानी से। तो बहुत सोचने के बाद, और घर का माहौल आप जानते ही हैं बिहार में जो है, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी और ये बीपीएससी, इन चीज़ों को कितना महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। तो दिक्कत तो हो रही थी कि डिसीजन लेने में, लेकिन हिम्मत किया मैंने कि नहीं नहीं, जिस चीज़ में खुशी है मेरी, जिस चीज़ में मेरी इच्छा है करने की, तो मैं वही करूं। तो वो मैं वही कर रही थी, और अभी तक आप जानते ही हैं। और साथ में मेरा जो थिएटर था, भाई के जाने के बाद मुझे लगा कि जो जो एक आर्ट फॉर्म है वो नौकरी की वजह से, अपने जो ये तैयारियों की वजह से वो जो पीछे छूट गया, उसको मुझे रिवाइव करने की भी ज़रूरत है। तो मैं कॉलेज के समय के बाद, जो मैं कॉलेज में काम करने के बाद मैं रिहर्सल के लिए जाती थी, रात 8-9 बजे तक रिहर्सल होता रहता था। हर साल 1-2 नाटक जो है मैं नटमंडप से परवेज़ अख्तर सर के साथ में करती रही, अभी तक करती रह रही हूँ, ताकि उनको भी एक याद करने का एक बेहतर मुझे लगता है कि एक कलाकार, एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे ऐसे ही याद करनी है उनको। जो बीपीएससी की आपने क्वालिफाई किया उसमें फूड सप्लाई अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ। तो बिहार में तो ढेर सारे ऐसे युवा होते हैं कि अगर वो पोस्ट काफ़ी कमाऊ पोस्ट है, उसमें कमाने की काफ़ी सारी गुंजाइशें हैं। और बिहार में तो लड़कों से पूछता हूँ कि अच्छा आप इस नौकरी में क्यों जाना चाहते हो, तो कहते हैं सर उसमें कमाने का बहुत मौका मिलेगा। तो आप उस कमाऊ पोस्ट को छोड़ दिया आपने? देखिए ये चीज़ें मेरे दिमाग में कभी थी नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास रहने के लिए घर है। बस यही है कि मेरी ज़िंदगी में अगर गाड़ी से जाती हूँ, आती हूँ, मेरी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उसके लिए मुझे किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतनी ज़रूरत मुझे लगता है कि किसी पैसे की होती है, और वो चीज़ें मैं चाहती थी। और बहुत पैसे मेरी ज़रूरत नहीं थी शायद। मुझे नहीं लगता है कि एन कैन प्रकारेण जो पैसे कमाते हैं उसकी ज़रूरत मुझे है। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव। मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ उससे, और जितना मैं अपने मेहनत से कमाती हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स आपकी फैमिली में आपके एक भाई जो हैं वो ऑलरेडी 5-6 बार के विधायक हैं बीजेपी से। आपने एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को चुना है। आपको लगता है कि ये जो कंस्टिट्यूंसी है ये बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, आप कैसे उसको ब्रेक करेंगी? और आपको लगता है कि ब्रेक करने की क्या ऐसी नैरेटिव है आपके पास जिसके ज़रिए आप उसे तोड़ पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लेफ़्ट पॉलिटिक्स है वो मैं आज से नहीं कर रही हूँ।
मैं जब 12th करने के बाद ही जब मैं मेरी जो मार्क्सिस्ट लिटरेचर और जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों को जब मैं जानना शुरू की, तब से मेरा इंटरेक्शन जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से रहा है। तो ये इट्स लॉन्ग बैक 2011 10 से 11 से मैं इस पॉलिटिक्स में हूँ। और अभी जो आपने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो अगर आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, उनके खिलाफ कितना रोष है लोगों का, कितने लोग दुखी हैं, दुखी ही नहीं परेशान हैं। जिन चीज़ों के लिए उनको 10 साल का वक्त मिला, उन्होंने, आप यहाँ आ रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि सड़कों की हालत क्या है, मैन हॉल खुला है। बहुत सारे सवाल हैं। जो ये हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, उसको लेकर के भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे पीछे नाला जो है, नाला के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत चौक लिखा हुआ है नाला के ऊपर। तो इन बहुत सारे सवाल हैं जो गरीब, यहाँ के जो शहरी गरीब हैं, जो अर्बन पुअर हैं, उनकी स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर है। मैं अभी झोपड़पट्टियों में जो स्लम जो है, कमला नेहरू नगर और इन जगहों पे जो लोगों की जो ज़िंदगी मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पटना, कितने तरह के पटना हैं इस पटना में। तो इन सवालों को लेकर के वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि वो बदलाव आए। जो उनके युवा हैं, जो यंग लोग हैं, हमारे जैसे लोग, जो इतना 12th में 2012 में जो चुनाव हुआ था, अभी तक लोग याद करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन पढ़ाई, एक बेहतर पढ़ाई नहीं होने की वजह से, और मेरे पिताजी इतना सस्टेन कर सकते थे कि मुझे बाहर भेज पाएँ, लेकिन ऐसी स्थिति सबकी नहीं होती है। कई महिलाओं की तो स्थिति और बदतर है कि उनको बाहर जाने, एक तो अलग अलग सिक्योरिटी और इन कारणों से जो नहीं जाने देते, पैसे भी नहीं उस पर खर्च किया जाता है। तो जो यहाँ के युवा हैं, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, उनको जो है एक सम्मानजनक रोजगार यहाँ पे नहीं है। आप अभी देखेंगे कि छठ पूजा में जो लोग किस तरह से आ रहे हैं, पलायन इतना ज़्यादा है, माइग्रेशन इतना ज़्यादा है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह सकते। मेरे पिताजी सिंगल पेरेंट्स है। अगर मैं अभी नौकरी करने के लिए, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, अगर मुझे अच्छी नौकरी यहाँ तो नहीं ही मिलती, तो वहाँ पे बाहर कहीं पे रहना होता। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अलग रह रहे हैं अपने बच्चों से। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ आकर के रहें, लेकिन कैसे आए? ना कोई आईटी पार्क है। सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो 2% से ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं। सारी नौकरियां संविदा पे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के लोग तो परेशान हैं। सब कुछ को कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशंस करना, कोई यहाँ पे पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन नाम है उसका इंडस्ट्रियल एरिया, एक भी इंडस्ट्री नहीं है। 20 साल पहले वहाँ पे इंडस्ट्री थी, अगरबत्ती और क्या क्या बहुत सारी तरह की इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री। अभी आप देखिए जा करके, तो आपको कोई इंडस्ट्री नहीं दिखेगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के वो लोगों के मन में है कि हमें इस बार इनको बदलना है। जो लोग जो युवा हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उनको लेके आना है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसमें आना चाहिए। थिएटर आपका पैशन है, पॉलिटिक्स भी आपका पैशन है। अगर मान लिया कि 1% आप यहाँ से नहीं जीतती हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? आप रहेंगी पॉलिटिक्स में, या फिर अपना जो एकेडमिक करियर है उसके साथ पॉलिटिक्स करेंगी? जी देखिए, मैं अभी भी जब भी कहीं भी रही, हैदराबाद में जब मैं टेस्ट में थी, उस समय में भी रोहित वेमुला वाला इशू हुआ था, मैं उसमें भी खड़ी थी। मेरे यूनिवर्सिटी में नहीं, एचयू में हो रहा था। मैं एचयू में वहाँ रह करके मैं उस आंदोलन का पार्ट रही। जिस जगह पे आरजीकर मूवमेंट हो रहा था, उसमें मैं पार्ट रही। तो जो अपने काम करते हुए जो मेरा पार्ट है, लेकिन अब के बाद आप मुझे देखेंगे कि वो तो तय है कि क्या होने वाला है। महागठबंधन आने वाली है, जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं भी हो, फिर भी मैं लोगों के बीच में ही रहूंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको मैं पढ़ने पढ़ाने का काम तो करूंगी। आपके और नाटक की बात जहाँ तक कही आपने, कि वो मेरा एक बहुत दिल के करीब है। जो आर्टिस्ट हैं, वो चीज़ कभी जाएगी नहीं। साल में तो मैं एक नाटक, 2 नाटक मैं ज़रूर करूँ। आपके परिवार में
जब ये कभी बातें डिस्कस आप लोग ने किया कि आपके भाई ने कहा कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, मैं बीजेपी में, या आपकी आइडियोलॉजी नहीं थी? अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी है वो एक रोमांस की तरह है, कि शुरुआत के 25 साल में आपकी लेफ़्ट की आइडियोलॉजी से रोमांस होता है, फिर आप 40 के बाद जाते जाते आप राइट विंगर हो जाते हो, या फिर मिडिल टू लेफ़्ट एंड राइट हो जाते हो। तो आप पहले वाले फेज में हैं, या आप ग्रेजुएट करेंगी आप? मेरा रोमांस बहुत दिनों तक चल रहा है। रोमांस 2010 से अभी रोमांस वाले ही फेज में है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक रोमांटिक लाइफ जीने में। हाँ, तो अगर इसको रोमांस कहा जाए कि लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होगा, जो जो मुद्दों की राजनीति करना चाहेगा, जिनके ऊपर जिनके मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षा जो है वो नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली वो प्रो पीपल जो पॉलिटिक्स है वो करेगा। अगर ज़िंदगी में अगर कभी आप सुने कि मैं बीजेपी में आ गई हूँ, या इस इसमें आई हूँ, तो उस दिन आप समझिएगा कि मेरा जो वैचारिक पतन हो चुका है, और मैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आइडियोलॉजी जो है वो अभी तक मैं इंटैक्ट हूँ, आने वाले समय में भी मैं इंटैक्ट रहूँगी, काम करते हुए भी मैं इंटैक्ट थी अपने हर काम में। अभी तक मुझे लगता है कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को जिस जगह पे भी रही, मैं उसको फॉलो करती रही। तो आने वाले वक्त में भी मैं अपने आप को लेकर के तो श्योर हूँ कि मैं आने वाले समय में भी प्रो पॉलिटिक्स ही करूँगी। मेरी जो पार्टी है, किस पार्टी में जो है इतने यंग लोगों को मौका दिया जाता है। आप अभी देखिए हमारे भाकपा माले में जितने भी संदीप सौरभ हैं, अजीत कुशवाहा हैं, धनंजय जी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, उस पर भरोसा करके हमारा जो कोई बैकग्राउंड जो है बहुत ही और सब पार्टियों में जाइएगा, बहुत बड़े बड़े लोग जो जिनके पास बहुत पैसे हैं उनको टिकट्स मिलते हैं, ताकि लेकिन हमारे यहाँ जो है वो संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट्स दिया जाता है। वो टिकट बहुत ही अजीब सा शब्द है, मुझे कहने का मतलब है कि वो जिम्मेदारी दी जाती है, और वो जिम्मेदारी हम लोग जो हैं निभा रहे हैं, और अभी तक हम अपनी पार्टी में बने हुए हैं। तो मेरा तो डेडिकेशन अपनी पार्टी को लेके है, और बाकी आने वाले समय में आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगी, आप चूँकि भी आप देखें। पॉलिटिक्स और एक्टिविज़्म में शुरू से आपका इंटरेस्ट रहा है, पैशन रहा है, आपको इंडियन पॉलिटिक्स में कौन से ऐसे चेहरे हैं जो फैसिनेट करते हैं? अगर आज़ादी के बाद के दौर से अभी तक की बात करें, अलग-अलग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टियों में, जो लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति में तो दम था, या इस व्यक्ति की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, इसने अपनी लाइफ और प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, जो उस समय में जब महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उस वक्त वो महिलाओं का फर्स्ट स्कूल खोलती हैं। तो फातिमा शेख हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने एक समय में जिसको एडवर्स समझा जाता था, इतने एडवर्स समय में भी वो अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़े। जो आप बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त जो जिस तरह से दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, जो समाज को एक इगैलिटेरियन समाज बनाने के लिए जो उस समय की जो उनकी सोच थी, तो उससे मैं बहुत भगत सिंह जो उस समय में लोग कहते हैं कि रोमांटिसिज्म, तो एक इंसान जो 23 साल की उम्र में इस तरह से सोच सकता था और इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा ले सकता था, जिसको आज के बड़े बुजुर्ग भी अभी भी पढ़ते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेकर के मेरे मन में, मैं पढ़ते हुए ही इनको पढ़ते हुए, लेनिन को पढ़ते हुए, मैक्सिम गोर्की को पढ़ते हुए, और इन जो ये विभूति थे महात्मा गांधी, जो उस समय में ये कहा जाता था कि जो जो इतने जो ऑटोक्रेटिक थे, उनको एक मतलब आप कह सकते हैं कि शांति से, किस तरह से सत्याग्रह से उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे जो विभूति रहे हैं, जो हमारे आंदोलनों की विभूति, वो मुझे तो इंस्पायर करते हैं। जो गांधी के आइडियोलॉजी हैं उसको जो गांधी के मारने वाले जो आइडियोलॉजी हैं, उनसे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। ये सारे जो आपने नाम लिए, ये सब तो जिसको कहते हैं कि बड़े नाम, स्टेट्समैन या आइडियोलॉग या उस तरह के व्यक्ति हैं जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में गांधी के बाद का जो दौर है, उस दौर में नेहरू, इंदिरा,
वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये सारे जो लोग जिन लोगों ने रूल किया हाँ, उनमें तो से उसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर जो रहे हैं, वीपी सिंह रहे हैं, ऐसे जो हमारे लीडर्स रहे हैं। नीतीश वो कुमार। नीतीश नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार का नाम तो नहीं ली, आप मेरे मुंह पे डालना चाहते हैं नहीं, तो मैं अच्छी पूछ रहा बात है। हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि जो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो आंदोलनों से ही शुरुआत हुई थी, एक सोशलिस्ट मूवमेंट से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आज जहाँ जा कर के बैठ गए हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि सोचने के लिए विवश करता है कि जिस चीज़ में से शुरुआत आपने की थी कि एक समतामूलक समाज बनाएंगे, और वैसे ही लोगों के बीच आप चले गए हैं जो इन मूल्यों के खिलाफ हैं। तो इस बात से हमें दुख तो होता है कि एक ऐसे लीडर वहाँ हैं, लेकिन हमारे जो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सोशल जस्टिस के लिए काम किए हैं, उन सारे लीडर्स से मैं बहुत ही अपने आप को क्लोज़ पाती हूँ। हमारे जो अभी जो है दीपांकर भट्टाचार्य जी, उनकी जो सोच है, उन्होंने जिस तरह से पार्टी में जो आइडियोलॉजी को मास में ले जाने का जो काम किया है, हम तो जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं उनको मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। नाले पे सुशांत सिंह राजपूत का बैनर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है। जब सुशांत ने का सुसाइड का केस हुआ उस समय कई सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कहा कि वो फिल्म सिटी बनाएंगे, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वही बात मैं कह रही हूँ, एक तो वो क्या था, वो इंसिडेंट क्या था, मैं अभी भी इसको नहीं बोल सकती हूँ। जो जिस तरह से आपने उसका नाम दे दिया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ, जिस तरह से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई 2020 वाले चुनाव में, और ये फिल्म सिटी के नाम में कई बार मैं बोल रही थी कि ये फिल्म सिटी का नाम यहाँ के जो कलाकारों के लिए काम करने की ज़रूरत है, जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्टिंग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, वो कुछ क्रिएट नहीं करने की कोशिश, जो अगर आपके यहाँ से बिहार में एक नाम बन के वो बना करके दिए, लेकिन आपने इस जगह पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से जो कलाकार आ रहे हैं, जो कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए, युवाओं के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं बनाए कि वो यहाँ रह करके अपने जीवन को चला सकें, अपने कला को जी सकें। तो आप, एक अंतिम सवाल कि आप तो ट्रिब्यूट के लिए अपने भाई के लिए नाटक करती हैं, प्ले करती हैं, हर साल करती हैं। अगर आप एमएलए बन जाएंगी तो कैसे सुशांत की मेमोरी को, क्योंकि फिर मैंने कहा कि बिहार जैसे बीमारू स्टेट से उस रुपहले पर्दे पर जहाँ पे नेपोटिज्म, जहाँ पे डायनेस्टी है, वहाँ पर अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आप कैसे उनकी मेमोरी को, उनकी यादों को मैं इसको जिंदा कंटिन्यू रखेंगी? करती रहूँगी। यहाँ तो लोग जो हैं, जो आप संसद में बैठे हुए हैं, उनकी 4 फिल्में जब आ सकती हैं साल में, तो मैं नाटक तो कर ही सकती हूँ। और मेरे नाटक करने से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नाटक करने से नाटक जो विधा है वो भी लोगों तक पहुँचेगा। आजकल जो है बहुत कम लोग जो है नाटक देख पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इसको बहुत फॉलो करते रहें, और इन सारी चीज़ों के बीच में एक कला जो है, एक सुकून है, एक तरीका है अपनी बातों को लोगों के बीच बहुत ही सुंदर तरीके से ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या थैंक हमसे यू। बात करने के लिए। जिस तरह से वो नाटक के जरिए नाटक को मास स्केल पे ले जाना चाहती हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर वो राजनीति की पथरीली राहों पर चलते हुए नए दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो यंग युवा ऐसे लोगों को आना चाहिए, और वो आने का जोखिम उठाई हैं, वो कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन उनके सक्सेसफुल होने के लिए, उनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।